स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीके की कहानियां पर। आज की इस बेहद दर्द भरी और सनसनीखेज दास्तान में आप देखेंगे कि कैसे सांवले रंग के कारण रघुवंशी हवेली में कदम कदम पर सिया की मर्यादा को तार तार किया गया। लेकिन कहानी में खौफनाक मोड़ तब आता है जब पेरिस से आया एक फोन कॉल बड़े भाई समीर की मौत और इस खानदान के एक ऐसे काले अतीत का राज खुलता है जिसे सुनकर खुद रुद्र प्रताप सिंह के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या है वो छुपा हुआ राज, और जब अपनी इज्जत पर बात आई तो कैसे सिया ने धारण किया चंडी का रूप। दिल थाम कर देखिए बेबस दुल्हन की ये मुकम्मल कहानी। भाग 4, सुलगते सवाल और नया मोड़। रुद्र प्रताप सिंह अपने आरवी डायमंड्स के ऑफिस पहुंच चुका था। तभी उसके छोटे भाई आर्यन का फोन आया। आर्यन ने पूछा, भाई मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ बिजी हो? रुद्र ने गंभीरता से कहा, काम की बात करो आर्यन। आर्यन ने जो बताया उसे सुनकर रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या क्या बकवास कर रहे हो? आर्यन ने कहा, भाई तुम मानो या ना मानो यही सच है। मैंने एक नहीं 2 बार कंफर्म किया है, पर यह मुमकिन कैसे है? इसकी गुंजाइश तो बहुत कम थी ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। रुद्र ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। आर्यन ने शरारत भरी आवाज में पूछा, यकीन तो करना पड़ेगा भाई। खैर ये बताओ आपकी वो कोयला कैसी है? ये सुनते ही रुद्र की आवाज सख्त हो गई। उसने कहा, मिस्टर आर्यन सिंह, उनका नाम मिसेस सिया रुद्र प्रताप सिंह है। अगर उन्हें इज्जत से भाभी बुलाओगे तो ही जिंदा इंडिया लौट पाओगे, वरना पेरिस में ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। भाई हो अपनी जगह रहो, बदतमीजी मत भूलना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ दोपहर का खाना बनाने के लिए जैसे ही सिया रसोई में दाखिल हुई, प्रधान रसोइया ने उसे रोक दिया। उसने झिड़कते हुए कहा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? सुबह जानबूझकर इतना तीखा खाना बनाया ताकि साहब से बदला ले सको। उन्हें पराठा सब्जी वैसे ही ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी उन्होंने खा लिया और तुमने उसमें इतनी मिर्ची झोंक दी। क्या साबित करना चाहती हो? सिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए कि गलती उसकी नहीं थी। वो बस खामोश खड़ी रही। वहां मौजूद एक नौकरानी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बोलेगी? कुछ भी पूछो तो ऐसी शक्ल बना लेती है जैसे कितनी मासूम हो। तभी दूसरी औरत ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे अरे ये मासूमियत नहीं, घमंड है। महारानी को लगता है कि ये इस महल की मालकिन बन गई है, इसलिए हम जैसों को जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझती है। यह बात सुनकर सिया का दिल भर आया। जहाँ कोई उसे समझने वाला ना हो वहाँ सफाई देना भी बेकार था। सिया ने माहौल शांत करने के लिए कहा, आई एम सॉरी काका, गलती हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और मिर्च एकदम हिसाब से डालूंगी। उसने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। तभी एक नौकरानी ने तंज कसा, रहने दो। सुबह तो बड़ी प्लानिंग से अपने पैर पर गर्म कॉफी गिरवा ली थी ताकि काम न करना पड़े। जब तक पैर ठीक नहीं होता तुम अपने उसी मोटर रूम में जाकर आराम करो, ठीक है? यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। भाग 5, बंद दरवाजे और छिपी साजिश। दूसरी वाली फिर शुरू हो गई। साहब ने जानबूझकर इसके पैर पर कॉफी फेंकी होगी। इतनी बेइज्जती सहकर भी जो औरत यहीं पड़ी है उसने तो शर्म बेच खाई है। अगर जरा भी शर्म होती तो अब तक ये घर छोड़ चुकी होती। सिया से अब और सुना नहीं गया। वो अपने आंसू रोकती हुई अपने कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर फोन काटने के बाद आर्यन पेरिस में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा ने पूछा, क्या हुआ आर्यन? फोन देखकर पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे भाई उस सांवली परी के चक्कर में जरूर पागल हो गए हैं। आर्यन की बात सुनकर पवित्रा ने कहा, भाभी बोलो, भाई की पत्नी तुम्हारी भाभी है और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। आर्यन ने हंसते हुए उसे गले लगाया, अरे बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि भाई को अपनी भाभी से प्यार हो गया है, बस वो खुद इस बात को मान नहीं रहे हैं। पवित्रा ने फिर उसे टोका, पर तुम उन्हें कोयला क्यों बुला रहे थे? मुझे तो शक हो रहा है। क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं गोरी हूँ? आर्यन ने फौरन पवित्रा के करीब आकर उसकी आंखों में देखा और कहा, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्यार मायने रखता है। और उसने पवित्रा के होठों को चूम लिया। आर्यन रघुवंशी खानदान का तीसरा बेटा था। उनके पिता के गुजर जाने के बाद देवयानी ने ही इस पूरे बिजनेस साम्राज्य को संभाला था। उन्होंने अपने चारों बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला था। सबसे बड़े बेटे समीर की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी तान्या इसी घर में रह गई। दूसरे बेटे रुद्र और देवयानी के बीच कुछ ऐसी कड़वाहट थी कि वे बात तक नहीं करते थे। तीसरा आर्यन था और सबसे छोटी अंजलि। भाग 6, रुद्र का गुस्सा और वफादार दोस्त। आर्यन से बात करने के बाद रुद्र काफी उलझन में था। उसने तुरंत अपने खास जासूस और दोस्त विघ्नेश को कॉल लगाया। हेलो, मैं रुद्र बोल रहा हूँ, उसने रौब से कहा। विघ्नेश भी उसी मिजाज का था। उसने फॉर्मल होकर कहा, मैं विघ्नेश बोल रहा हूँ, कहिए क्या काम है? रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, विघ्नेश के बच्चे,
तू जहाँ कहीं भी है अगले 10 मिनट में मेरे ऑफिस पहुँच। विघ्नेश ने तड़ाक से जवाब दिया, ऐसे कैसे पहुँच जाऊँ? पहले काम बता, अगर मुझे ठीक लगेगा तो ही आऊंगा। ट्रैफिक देख रहा है, 10 मिनट में पहुंचना नामुमकिन है ना? रुद्र ने सिर्फ एक वाक्य कहा, तू आ रहा है या मैं अंजलि को फोन करूं? विघ्नेश फौरन ढीला पड़ गया। अरे, अंजलि को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आधा घंटा दे, कमिश्नर ऑफिस में हूँ, अभी आता हूँ। वैसे भी आज सुबह उसे विश करना भूल गया था, वो पहले से ही मुझ पर बम बनी बैठी होगी। रुद्र ने फोन रखा और आंखें मूंद कर कुछ सोचने लगा। तभी पीयूष कप लेकर अंदर आया। सर, आपकी चाय? नहीं, चाय नहीं चाहिए। क्यूयू डांग से कहो गाड़ी निकाले, हमें अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है, रुद्र ने आदेश दिया। उसने विघ्नेश को व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा, मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाओ, और केबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस के कर्मचारी उसे डर डर कर देख रहे थे। साइट पर पहुंचते ही रुद्र मैनेजर सुब्रमण्यम पर बरस पड़ा। मिस्टर सुब्रमण्यम, ये साइट अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? आपको पता है ये सरकारी प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है? उसने चिल्लाते हुए आगे कहा, आपने जितना वक्त मांगा मैंने उससे दोगुना दिया। अगर हम वक्त पर काम पूरा नहीं करेंगे तो नए ऑर्डर कहां से लाएंगे? अगर ऐसे ही सुस्ती चलती रही तो कंपनी सड़क पर आ जाएगी। मैनेजर सुब्रमण्यम चुपचाप सुनते रहे। वे पुराने कर्मचारी थे और जानते थे कि इस वक्त रुद्र का पारा 7वें आसमान पर है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। रुद्र ने आखिरी अल्टीमेटम दिया, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, ये साइट तैयार चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो यहाँ जुड़े हर इंसान को मैं नौकरी से निकाल दूंगा। भाग 7। टूटे लैपटॉप और पुराना याराना रुद्र के जाते ही सुब्रमण्यम ने अपने असिस्टेंट से कहा, जल्दी से 4 और टीमें काम पर लगाओ। बॉस ने 2 दिन का वक्त दिया है और वो आरवी कंस्ट्रक्शन वालों ने जो गड़बड़ की है उसका क्या करें? रोहित शर्मा को बोला था कि जब बॉस बहुत अच्छे मूड में हो तो बता देना, पर लगता है उसने अब तक बताया नहीं। तभी रोहित शर्मा हिचकिचाते हुए रुद्र के पास उसके केबिन में गया। रुद्र ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए उसे देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तो रोहित, उस आरवी कंस्ट्रक्शन ने जो गड़बड़ की है उसका क्या करें? मामला कानूनी तरीके से सुलझाएं या गैर कानूनी तरीके से? रोहित के पसीने छूट गए। वो हफ्ते भर से इस बात को बताने से डर रहा था। आज जब रुद्र ने खुद ही पूछ लिया तो वो हकलाने लगा। वो असल में, इससे पहले कि रोहित कुछ कह पाता, रुद्र के हाथ में मौजूद लैपटॉप उड़ता हुआ दरवाजे के पास जाकर गिरा और चकनाचूर हो गया। तो रोहित, उस आरवी कंस्ट्रक्शन ने जो गड़बड़ की है उसका क्या करें? मामला कानूनी तरीके से सुलझाएं या गैर कानूनी तरीके से? यह सुनकर रोहित के पसीने छूट गए। वो हफ्ते भर से इस बात को बताने से डर रहा था। आज जब रुद्र ने खुद ही पूछ लिया तो वो हकलाने लगा। ये देखकर रुद्र ने गुस्से में अपना लैपटॉप फर्श पर पटकते हुए कहा, 1 हफ्ते से तुम सब यहाँ घास छील रहे थे। उस आदमी की इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरी साइट पर सीमेंट में रेत मिलाकर रख दे, और उस इंजीनियर ने ये बात इतनी देर से पकड़ी। उसने गुस्से में आगे कहा, ये बात अब तक मेरे कान में क्यों नहीं आई? मैंने 1000 बार कहा है कि कहीं भी कोई गड़बड़ हो मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए। क्या तुम सबको लगता है कि मैं सिर्फ नाम का बॉस हूँ और तुम अपनी मनमानी करोगे? पुष्कर रोहित जानता था कि इस वक्त मुंह खोलना सही नहीं है, इसलिए वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। रुद्र का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह केबिन में बाघ की तरह चक्कर काट रहा था। तभी विघ्नेश बड़े आराम से अंदर आया और बोला, श्मशान में भी कभी कभी कोई आहट सुनाई दे जाती है, पर तेरे ऑफिस का ये हाल, यहाँ जितने इंसान काम कर रहे हैं सबको डरा के रखा हुआ है कि लोग सांस लेने से भी कतराते हैं। विघ्नेश का पैर उससे टूटे हुए लैपटॉप से टकराया। उसने नाटक करते हुए कहा, ओ माय गॉड, बेचारा लैपटॉप, इसकी आत्मा को शांति मिले। रुद्र के हाथ लग गया, इसलिए इसकी उम्र कम थी। उसने लैपटॉप को श्रद्धांजलि दी और रोहित का हुलिया देखकर चुटकी ली। रोहित, जाओ और इसे ससम्मान दफन कर दो। भाग 8। राज की गहराई और अनाथ भाई का दर्द। रुद्र ने उसे खून पीने वाली नजरों से देखा और रोहित से कहा, रोहित, 2 कप चाय लाओ। रोहित को जैसे जीवन दान मिल गया हो। वो जाने ही वाला था कि रुद्र ने उसे फिर टोका, रोहित, ये आखिरी चेतावनी है। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं गुनहगार से बाद में पूछूंगा, पहले तुम्हारी नौकरी जाएगी, याद रखना। रोहित के जाते ही रुद्र विघ्नेश पर बरस पड़ा, तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है? देख नहीं रहा मैं कितना परेशान हूँ और तू यहाँ बकवास करने आ गया? विघ्नेश ने जासूसी अंदाज में कहा, मेरे पास भी फालतू वक्त नहीं है मिस्टर सिंह। अगर काम की बात शॉर्ट में बता सको तो मैं अभी निकलूं। नाम देखते ही विघ्नेश के तेवर ढीले पड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, अरे भाई, बोलना भाई, क्या बात है? सब देख लेंगे, तू टेंशन मत ले। बिल्कुल नहीं। ये देखकर रुद्र ने तंज कसते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तो मेरी बहन ने तुझे मरे हुए चूहे की तरह डरा रखा है। विघ्नेश ने बात काटते हुए कहा, हाँ भाई, सच है। वैसे भी अंजलि तुझसे तो बात करती नहीं, तो वो मेरी बात पर यकीन कर लेगी। रुद्र ने संजीदगी से कहा,
हाँ यार, घर में सब उस कोयला, विघ्नेश ने हंसते हुए कहा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो यही कह रहे हैं कि तू ही असली और एंटी हीरो है। रुद्र ने उसे फिर घूरा। विघ्नेश ने बात संभाली। अच्छा बाबा, ये रोमांटिक लोग अपनी बीवी के पास जाकर किया कर। अब बता, एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरी क्या मदद चाहिए? रुद्र ने आर्यन की बताई सारी बातें विघ्नेश को कह सुनाई। सुनते ही विघ्नेश भी हैरान हो गया। उसने कहा, ये तो कहीं से भी मेल नहीं खा रहा। क्या आर्यन ने ठीक से जांच की है? खैर, तू मुझे सैंपल दे, मैं अपनी बहन से कहकर पर्सनली चेक करवाऊंगा। रुद्र ने टोकते हुए कहा, अबे विदेश में चेक हो चुका है और वो तो अभी पढ़ाई कर रही है, उसे ये सब कैसे पता हुआ? विघ्नेश ने समझाया। आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना है भाई, उसे इन सब रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, वो पक्का सच उगलवा लेगी। तभी रोहित चाय लेकर अंदर आया। विघ्नेश ने फिर उसे छेड़ा, क्यों रोहित, बहुत मजे में लग रहे हो? रुद्र शांत बैठा रहा। रोहित ने विघ्नेश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अबे विघ्नेश चुप रहे, वो पहले से ही बारूद बना बैठा है, तू आग में घी मत डाल। ये तीनों रुद्र, विघ्नेश और रोहित पुराने दोस्त थे, पर काम के वक्त रुद्र सिर्फ प्रोफेशनल रहता था। विघ्नेश ने फिर पूछा, वैसे मेरी भाभी क्या कह रही है? भाभी का नाम सुनते ही रुद्र को सिया की याद आई। वो हड़बड़ाहट में घर का नंबर मिलाने लगा। भाग 9, पेरिस का कैफे और डायन जेठानी। वहीं पेरिस में आर्यन और पवित्रा एफिल टावर के पास एक कैफे में बैठे थे। पवित्रा ने अचानक पूछा, आर्यन, तुम अपनी उस भाभी को घर से कब निकालोगे? यह सुनते ही आर्यन उबल पड़ा। पवित्रा, ये क्या कह रही हो? वो भले ही सांवली है, पर सोने जैसा दिल है उनका। माँ और अंजलि को छोड़कर बाकी सब उन्हें जलील करते हैं, और तू भी यही चाहती है। बेचारी बहुत दुख झेल रही है, उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया और तू भी मेरे साथ चिपकी हुई है। पवित्रा ने पलटकर कहा, मैं चिपकी नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस की पीए बनकर आई हूँ। आर्यन की कंपनी में पवित्रा ही उसकी पीए थी। आर्यन ने शरारत भरी आवाज में कहा, अच्छा, तो अब पता है तुम्हारा बॉस क्या करने वाला है। इतना कहकर वो उसके होठों की तरफ झुका, पर पवित्रा ने उसे रोक दिया। वो बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैं क्या अपनी भाभी को घर से निकालने की बात कर रही थी? वो कितनी स्वीट हैं। जब भी मैं स्टाफ बनकर तुम्हारे घर गई, उन्होंने मुझे बिना खिलाए कभी नहीं भेजा। ये पवित्रा खिलाने वाले का हाथ कभी नहीं काटती। आर्यन उलझते हुए बोला, तो फिर तुमने अभी क्या पूछा था? पवित्रा ने माथा पीट लिया और कहा, अरे बुद्धू, मैं तान्या भाभी की बात कर रही थी। ओ तान्या, मैं तो उसे इंसान ही नहीं मानता। सॉरी डार्लिंग, मैंने गलत समझ लिया। कहते हुए आर्यन की आंखों में अपने भाई समीर की याद के आंसू आ गए। उसने कहा, वो तान्या औरत नहीं, डायन है। मुझे तो शक है कि समीर भाई की मौत के पीछे उसी का हाथ है। समीर भाई मेरे भाई नहीं, पिता थे। बेचारे उस चुड़ैल के जाल में फंसकर दुनिया ही छोड़ गए। पवित्रा ने कहा, मुझे सब पता है बॉस, तुमने कितनी बार बताया है। उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? वो अपनी भाभी को भी कितना टॉर्चर करती है, मेरे सामने उनकी बुराई करती है। अगर मैं उनकी जगह होती तो एक दिन भी उस घर में न रुकती। आर्यन ने पूछा, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर रही? पवित्रा बिना जवाब दिए उठकर चल दी और उसका बॉस आर्यन उसके पीछे पीछे भागा। भाग 10, सिया का रौद्र रूप और माँ का प्यार। वहीं घर पर नौकरों की जली कटी बातें सुनकर सिया टूट गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, पर नौकरों ने दरवाजा खटखटाते हुए हुक्म दिया, साहब क्या कह दिया कि आराम करो, तो सच में सो गई? हम खाना खाने जा रहे हैं, हमारे आने तक किचन साफ हो जाना चाहिए और दोपहर का खाना तैयार मिलना चाहिए। सिया बाहर आई और रसोई के एक कोने में फर्श पर बैठ गई। उसने अपना पैर देखा, जहाँ कॉफी गिरी थी वहाँ की खाल लाल हो गई थी। खड़े होने में भी उसे तकलीफ हो रही थी, पर खाना तो बनाना ही था। उसे काम से डर नहीं लगता था, क्योंकि काम में ही वो अपना गम भूलती थी, पर आज शरीर साथ नहीं दे रहा था। तभी देवयानी रसोई में आई। उन्होंने देखकर सिया हड़बड़ा गई। जी माँ जी, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरा पैर कैसा है, दवा लगाई? देवयानी ने पूछा। सिया ने झूठ बोला, जी माँ जी, अब मैं ठीक हूँ। देवयानी ने उसके सिर पर हाथ फिराया और पूछा, क्या तुमने खाना खाया? सिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। देवयानी ने खुद प्लेट में खाना निकाला और सिया को देते हुए कहा, पहले खा ले, फिर अपने पति का दिया हुआ काम करना। जहाँ हक होता है वहाँ गुस्सा भी होता है। सिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। देवयानी ने चलते चलते कहा, तू घबरा मत, तेरी जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी, मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सिया की आंखें भर आईं। कम से कम इस घर में कोई तो था जो उसे प्यार करता था। दूसरी तरफ तान्या अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। मैं क्या करूँ माँ, रुद्र अभी भी मुझे सिर्फ भाभी भाभी ही बुलाता है, मैं उसके करीब नहीं जा पा रही हूँ। ऊपर से वो कोयला को ले आया है, मैं उसे जितना हो सके उतना टॉर्चर कर रही हूँ, पर वो है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। तान्या की माँ ने दूसरी तरफ से कुछ कहा,
जिसे सुनकर तान्या की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ, पहले वो काम निपटा लूं, फिर तुमसे बात करती हूँ। तान्या फोन रखकर उस काम के लिए निकल पड़ी जो उसकी माँ ने बताया था। भाग 11। सिया का चंडी अवतार और रंजीत बजाज का फोन। तान्या फोन पर माँ से बात करने के बाद उनके बताए काम करने के लिए निकल पड़ी। इधर नाश्ता करने के बाद सिया ने अपनी प्लेट धोकर रख दी। जब उसने सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर देखा तो उसे चक्कर आने लगा। सुबह उसके पकाए बर्तनों के अलावा नौकरों ने अपने अलग चूल्हे के जूठे बर्तन भी वहीं लाकर पटक दिए थे। पिछले एक हफ्ते से सिया चुपचाप सब सह रही थी, पर आज का उसका शरीर और मन दोनों जवाब दे रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या वो दोपहर का खाना बना पाएगी। तभी उसके पर्सनल इंटरकॉम की घंटी बजी। घंटी सुनते ही वो और थक गई। हे भगवान, पता नहीं अब साहब क्या काम बताने वाले हैं। खैर, जो भी हो करना तो पड़ेगा ही। उसने भारी मन से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से रुद्र की कड़क आवाज आई, क्या कर रही हो मैडम, फोन उठाने में इतनी देर। उसकी आवाज सुनकर सिया सिहर गई। वह कुछ बोल न पाई तो रुद्र फिर चिल्लाया, क्या मुंह में दही जमा रखा है, बोलना नहीं आता क्या। सिया हड़बड़ा कर बोली, जी वो सर, मैं बर्तन धोने जा रही थी। फिर दोपहर का खाना बनाना है। बर्तन नौकर धो लेंगे, तुम दोपहर के लिए नॉन वेज बनाओ 4 लोगों के हिसाब से, और खाना पैक लेकर सीधे ऑफिस आ जाओ। जल्दी आना, जल्दी। सिया ने बस सिर हिला दिया। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, बना लोगी ना। रुद्र गुर्राया। जी सर, बना लूंगी, सिया ने जल्दी से कहा। सारा सामान फ्रिज और स्टोर रूम में मिल जाएगा। और सुनो, मिर्च जरा कम रखना, सुबह की तरह सारा डिब्बा मत झोंक देना, समझे। रुद्र ने हिदायत दी। जी सर। सिया ने जैसे ही ये कहा उसके गाल शर्म से लाल हो गए। दूसरी तरफ रुद्र के होठों पर भी सुबह की चोट की वजह से हल्की जलन हुई। उसने अपने होठों को छुआ तो उसके मन में फिर से वही शहद चखने की चाहत जागी, पर उसने तुरंत खुद का मन वहां से हटा दिया। रुद्र फोन रखकर अपने होंठ सहला ही रहा था कि विघ्नेश केबिन में आ गया। उसने चुटकी लेते हुए पूछा, क्यों मियाँ, तेरे होंठ इतने लाल और सूजे हुए क्यों हैं? ऐसा क्या कर लिया? कहीं कुछ ऐसी वैसी चीज तो नहीं मिल गई? तुझसे हल्की चालाकी की बीवी आ रही है, कौन सा अपन ट्राई किया है? रुद्र ने झटक कर कहा, तुझे कुछ चाहिए क्या? रुक, अभी अंजलि को फोन लगाता हूँ, वो तुझे अच्छा सबक सिखाएगी। इतना कहकर वो केबिन के अंदर बने अपने बेडरूम में चला गया। बिस्तर पर लेटकर उसने हाथ सिर के नीचे रखा और सोचने लगा, मैं तुझे जितना खुद से दूर करना चाहता हूँ उतना ही मेरा दिल तेरी तरफ खिंचा चला जाता है। वह बेचैन होकर बुदबुदाया, जल्दी आ जा, अब तेरे बिना रहा नहीं जा रहा। उसने अपना फोन निकाला और 1 हफ्ते पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखने लगा, जब सिया उसी ऑफिस में काम करती थी। फुटेज में सिया ने बालों में तेल लगाकर लंबी चोटी गूंथ रखी थी, सादा सा चूड़ीदार और चेहरे पर चश्मा। वो सादी तो थी, पर किसी काले हीरे की तरह चमक रही थी। दुनिया के लिए वो सिर्फ सिया थी, पर उसके एक दोस्त चंद्रशेखर के लिए वो खास थी। रुद्र को पता नहीं था कि वो चंद्रशेखर अब कहाँ है। रुद्र फुटेज देखने में इतना खो गया कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला। तभी बाहर से विघ्नेश की आवाज आई। रुद्र बेमन से बाहर आया, क्यों चिल्ला रहा है? रुद्र बेमन से बाहर आया, क्यों चिल्ला रहा है? थोड़ी देर चैन से नहीं रहने देगा क्या? विघ्नेश बोला, अबे हद है, खुद फोन करके बुलाया और अब अंदर जाकर सो गया। क्या सुबह से ही शुरू हो गया तू? ये सब ठीक नहीं है। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। मेरी जगह होता तो समझ आता। जो भी है तू जान, मैं निकल रहा हूँ, ऑफिस में काम है। इतना कहकर विघ्नेश जाने के लिए मुड़ा। कहाँ जा रहा है? घर से तेरे लिए भी खाना मंगवाया है, तेरी पसंदीदा चिकन बिरयानी खाकर जाना, रुद्र ने कहा। विघ्नेश बिरयानी का नाम सुनते ही रुक गया और सोफे पर बैठकर मोबाइल में गेम खेलने लगा। इधर घर पर सिया ने प्रधान रसोइया से नॉनवेज बनाने की इजाजत मांगी। उन्होंने झटक कर कहा, जो करना है कर, बस कुछ बर्बाद मत करना, जैसे सिया उनकी जायदाद लुटाने आई हो। सिया ने चुपचाप सामान जुटाया और खाना बनाने लगी। तभी घर का एक छोटा मोटा काम करने वाला लड़का ये देखकर कि किचन में कोई नहीं है, सिया के पास आया। सिया ने उसे नजरअंदाज किया, पर वो करीब आकर बोला, अकेले क्यों मेहनत कर रही हो? लाओ, मैं प्याज काट देता हूँ। वो इतना करीब आ गया कि उसका हाथ सिया से टकराने लगा। सिया ने हाथ में पकड़ा चाकू उसके पेट के पास सटा दिया और गरज कर बोली, कमीने, ये क्या बदतमीजी है? क्या इसी काम के लिए यहाँ नौकरी कर रहा है? रुद्र सर को बताऊं क्या? सिया दिखती भोली थी, पर आजादी पर बात आए तो दुर्गा बन जाती थी। वह लड़का डर गया। उसे लगा था कि वो अपने गोरे रंग और लुक से सिया को लुभा लेगा, पर सिया के तेवर देखकर उसके होश उड़ गए। फिर भी अपनी हार न मानते हुए बोला, ए, ज्यादा सीन मत दिखा। मैं जैसा दिखता हूँ ना, कोई यकीन नहीं करेगा कि मैंने तुझ जैसी लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है।
कह दूंगा कि तू खुद मुझ पर डोरे डाल रही थी तो सब मेरा ही यकीन करेंगे, चुपचाप और एडजस्ट कर लेना। तब सिया ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और बोली, चुप रह, बहुत रंग रंग करता है ना। अभी जो तू थपक कर खड़ा था तब मेरा काला रंग तुझ पर नहीं चढ़ा। तुम मर्दों को औरतों के शरीर के अलावा कुछ दिखता है, उनमें भी भेद होता है। जैसे तेरी माँ और बहन है वैसे ही मैं भी हूँ। वो लड़का घायल सांप की तरह उसे घूरने लगा। सिया ने चाकू फिर ऊपर किया। इज्जत से यहाँ से दफा हो जा, वरना यहाँ आज खून गिर जाएगा। वह लड़का बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। अब समझ गई, किसी दिन हाथ आएगी तब देखूंगा। सिया सोचने लगी, अपने ही घर में औरतें महफूज नहीं हैं। अगर पति ठीक होता तो उससे कहती, मैं इस महल के मालिक की पत्नी हूँ, फिर भी सुरक्षित नहीं हूँ, तो यहाँ काम करने वाली बाकी लड़कियों का क्या हाल होता होगा। फिर खुद से बोली, खैर छोड़, मैं भी तो यहाँ एक नौकरानी ही हूँ। उसके बाद उसने सारा काम निपटाया, खाना पैक किया और अपने पति की कंपनी की ओर निकल पड़ी। उधर पेरिस में आर्यन सिंह अपने ऑफिस में घुसा और पवित्रा उसके पीछे पीछे थी। ऑफिस के गेट तक ही वो प्रेमी प्रेमिका थे, अंदर कदम रखते ही वे बॉस और कर्मचारी बन जाते थे। मिस पवित्रा, आरवी फूड वैरायटी का जो है, क्या आपने चेक किया कि दूध और चॉकलेट की क्वालिटी सही है? आर्यन ने पूछा। पवित्रा ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, यस सर, सब चेक कर लिया है, बस आपके साइन चाहिए। तभी आर्यन का फोन बजा। उसकी माँ के भाई रंजीत बजाज का फोन था, जो अबू धाबी में उनके परफ्यूम बिजनेस को देख रहे थे। आर्यन ने फोन उठाया। कहिए मामा, काम कैसा चल रहा है? यहाँ सब ठीक है भांजे, तुम पेरिस सुरक्षित पहुँच गए ना? आज ऑफिस गए हो या छुट्टी मना रहे हो? मामा ने पूछा। ऑफिस में ही हूँ मामा। आप कुछ खास कहने के लिए फोन किए हैं? मामा ने कड़क आवाज में कहा। ये जो तुम्हारा भाई रुद्र कर रहा है, उस रुद्र अपनी को अपनी बीवी का पूरा अधिकार नहीं दे रहा है। ये बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही है। आर्यन ने चिढ़ते हुए पूछा, मामा आप उस कोयला को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? आपने उसकी शादी भाई से करवाई ही क्यों? आर्यन, वो तुम्हारी भाभी है, तमीज से बात करो। उधर से मामा की आवाज गूंजी। मामा, मेरे एक बार कोयला बोलने पर आपको इतना गुस्सा आ गया, पर उस घर में उसे दिन में 1000 बार यही सुनना पड़ता है। मेरी मानिए, उसे कहीं और अच्छी जगह रहने भेज दीजिए। सबसे पहले तो भाई और उसका तलाक। जबान संभाल आर्यन। क्या बकवास कर रहे हो? तुझे अपने भाई की खुशी की कोई फिक्र नहीं है। तू तो अपनी जोड़ी बनाकर घूम रहा है, पर उसे अकेला छोड़ना चाहता है। अगर अब एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फोन रखो। मामा ने गुस्से में फोन काट दिया।